आप सभी को फिर से वेलकम है। और आज हम लोग ऐसे एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल, यानी भारत के जो बहुत ही प्रसिद्ध जो दर्शनीय स्थल है और ऐतिहासिक स्थल है उस पर हम लोग ऐसे व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न जो प्रतियोगिता एग्जाम में आते हैं उन सभी पर हम लोग ऐसे प्रकाश डालने का काम करेंगे। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, सासाराम, लाहौर, अजमेर। तो ये शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में एक जगह है सासाराम। बिहार में एक जगह है सासाराम। सासाराम में ही शेरशाह का मकबरा बनाया गया है। और ये शेरशाह का जो मकबरा है, शेरशाह अपने जीवन काल में ही इसका निर्माण जो है, शेरशाह अपने जीवन काल में ही 1540 से 1545 के बीच में इन्होंने इसकी शुरुआत किया था, जो बन के 1545 में खत्म हुआ। यानी अपने जीवन काल में मरने से पहले ही उन्होंने अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। इसका जो डिजाइन जो बनाया गया था, इसका जो डिजाइन जो बनाया गया था मोहम्मद अली वाल खान। क्या नाम है? मोहम्मद अली वाल खान। मोहम्मद अली वाल खान। मोहम्मद अली वाल खान ने इस मकबरे को डिजाइन किया था। किस मकबरे का? तो बिहार में जो सासाराम में शेरशाह का जो मकबरा है उसका डिजाइनर जो डिजाइन किए थे मकबरा को, उसका नाम है मोहम्मद अली वाल खान। और ये मकबरा जो है, ये मकबरा एक कृत्रिम झील के बीच में, यानी एक झील है, उस झील के बीच में लाल बलुआ पत्थर, यानी किससे बनाया गया है? लाल बलुआ पत्थर से इस मकबरे को बनाया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है 122 फीट है। इसकी ऊंचाई कितना है? 122 फीट है। इसे इंडो इस्लामिक शैली के नाम से जानते हैं। यानी इस मकबरा का जो शैली है, बनाने का जो तरीका है, इसको इंडो इस्लामिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। इसे किससे बनाया गया है? लाल बलुआ पत्थर से। इसके डिजाइन करने वाले कौन है? मोहम्मद अली वाल खान। इसका निर्माण 1540 से 45 के बीच माना जाता है। इसे भारत का, कुछ लोग इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी मानते हैं। इसको भारत का दूसरा ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा ताजमहल, यानी भारत का इसे दूसरा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि ये शेरशाह जो सूरी है, इसका बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी जो है, इसका बचपन का नाम फरीद था। और ये पठान योद्धा था। ये कैसा योद्धा था? पठान योद्धा था। इसे बचपन का नाम इसको फरीद के नाम से जाना जाता है। और हमारे भारत में एक शासन है, मुगल बादशाह जो थे, मुगल बादशाह हुमायूं। मुगल बादशाह जो हुमायूं है उसको पराजय करके, मुगल बादशाह हुमायूं को पराजय करके 1540 ईस्वी में वो ऐसे भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसको सूरी साम्राज्य कहते हैं। क्या नाम से जाना जाता है? सूरी साम्राज्य। किसको हराए थे? हुमायूं को। यानी यह मुगल बादशाह जो हुमायूं है उसको पराजय करके 1540 ईस्वी में उन्होंने इसको पराजय किया और भारत में एक सूरी साम्राज्य की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? सूरी साम्राज्य की स्थापना किया जाता है। इसे उत्तर भारत भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? उत्तर भारत। उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। इसका बचपन का नाम था फरीद नाम था। क्या नाम था? फरीद। तो इसका जो मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है। अब इसकी जो मृत्यु होती है, एक गन पाउडर होता है। क्या होता है? गन पाउडर। गन
पाउडर, यानी गन में जो पाउडर रहता है, गन पाउडर, उसका अचानक आकस्मिक ऐसे अचानक ऐसे उसका विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होने कारण 1545 ईस्वी में इसकी ऐसे मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? शेरशाह सूरी का। तो इसकी मृत्यु कब होती है? 1545 ईस्वी में अचानक गन पाउडर का विस्फोट होने कारण, यानी गन पाउडर जब विस्फोट करता है तो विस्फोट करने के कारण ये 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग ऐसे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है लिखा हुआ है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? यानी पिंजौर जो गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़, बैंगलोर, श्रीनगर, नई दिल्ली। ये जो गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा का राजधानी भी है, दोनों का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो गार्डन जो है, पिंजौर गार्डन जो है, ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। ये 17वीं शताब्दी में। कब इसको स्थापित, यानी ये गार्डन कब बना था? 17वीं शताब्दी में। एक वास्तुकार है, एक वास्तुकार है जिसका नाम है नवाब फिदाई खान। क्या नाम है? नवाब फिदाई खान। यानी उस वास्तुकार का नाम है, याद रखिएगा, नवाब फिदाई खान। यानी नवाब फिदाई खान ने 17वीं शताब्दी में जो उसके जो भाई थे, एक पालक भाई यानी पालने वाले भाई, औरंगजेब, क्या नाम है उसका? औरंगजेब। यानी औरंगजेब के जो शासन काल है उसी के दौरान, औरंगजेब के जो प्रारंभिक शासन काल है उसी के दौरान ऐसे नवाब फिदाई खान 17वीं शताब्दी में, इसके बारे में आता है 1658 से 1707 के बीच में, 1707 के बीच में इस गार्डन का निर्माण किया गया, पिंजौर गार्डन। इसके वास्तुकार का नाम क्या है? नवाब फिदाई खान। वो किसके याद में बनाया था? औरंगजेब के। औरंगजेब के जो शासन काल का प्रारंभिक दौर था, शुरुआती दौर था, उसी के याद में ये गार्डन को बनाया गया था। 1658 से 1707 ईस्वी में बनाया गया। कहां पर? चंडीगढ़ में। लेकिन हाल में, अभी प्रेजेंट में, हाल में इसका नाम चेंज कर दिया गया है और वहां के एक महाराजा है यादविंद्र सिंह। क्या नाम है उसका? एक महाराजा है जिसका नाम है यादविंद्र सिंह। यादविंद्र सिंह के नाम पर ये पिंजौर गार्डन है। इस गार्डन का नाम चेंज करके इसी के नाम पर यादविंद्र गार्डन रखा गया। क्या नाम रखा गया है? यादविंद्र गार्डन का नाम अब, यानी पिंजौर गार्डन का नाम अब क्या हो गया? यादविंद्र गार्डन नाम रखा गया है। अब ये ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसका नाम क्या था? पिंजौर गार्डन। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? यादविंद्र गार्डन। यानी ये कहां पर है? चंडीगढ़ में है। अब एक आते हैं यहां पर बैंगलोर। क्या लिखा हुआ है? बैंगलोर। ये जो बैंगलोर है इसको एक और नाम से जाना जाता है, भारत के गार्डन सिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बैंगलोर को? भारत का गार्डन सिटी के नाम से बैंगलोर को जाना जाता है। किसको? बैंगलोर को। श्रीनगर जो है, श्रीनगर को ऐसे भारत में धरती का स्वर्ग, झीलों का शहर, पूर्व वेनिस, इसके नाम से जाना जाता है। यानी इसे धरती का, भारत में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये भारत में, याद रखिएगा, विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है। भारत का इसे स्वर्ग कहा गया है, धरती का स्वर्ग कहा गया है। झीलों का शहर भी कहते हैं। श्रीनगर को झीलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसे पूर्व वेनिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्व वेनिस। नेक्स्ट में आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली जो है वो ऐसे उसको ऐसे भारत में, महाभारत में इसको ऐसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसमें ऐसे ये जो नई दिल्ली है ये पहले भारत की राजधानी नहीं थी। नई दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी। इसकी राजधानी जो है, पहले कलकत्ता हमारे भारत की राजधानी थी, लेकिन कलकत्ता
जो राजधानी है उसको ऐसे चेंज करके, जो हमारे भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जो किंग थे जिसका नाम है जॉर्ज पंचम, क्या नाम है, किंग जॉर्ज पंचम। तो ये जॉर्ज पंचम के द्वारा उन्होंने घोषणा किया कि अब ऐसे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को हस्तांतरित किया जाए, यानी इसको चेंज किया जाए, यानी कलकत्ता से दिल्ली इसको चेंज किया जाए। कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में इसकी घोषणा किया गया। लेकिन ये पूरी रूप से स्थानांतरण, यानी दिल्ली ऐसे भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में भारत का जो राजधानी नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 में बनी। लेकिन इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 में। अक्सर किताबों में रहता है कि 1911, लेकिन हमें इस पर ध्यान देना है कि ये पूरी तरह से हमारा जो दिल्ली जो राजधानी कब बना? 13 फरवरी 1931 ईस्वी में। 3 है, लिखा हुआ है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा जो किला है वो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये गोलकुंडा का जो किला है ये तेलंगाना में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। इसकी जो स्थापना जो हुई थी 11वीं शताब्दी में, कब हुआ, किया गया था? 11वीं शताब्दी में। एक काकतीय शासक है। कौन से शासक है? काकतीय शासक, काकतीय शासक, जिसका नाम है प्रताप रुद्र। क्या नाम है? प्रताप रुद्र। यानी प्रताप रुद्र के द्वारा 11वीं शताब्दी में इन्होंने इस किले की स्थापना शुरू किया था। किला जानते हैं, वह क्षेत्र जो चारों तरफ से घेर दिया जाता है उसको किला कहते हैं। तो ये किले का निर्माण काकतीय शासक ने करवाया था। और कब शुरू करवाया था? 11वीं शताब्दी में। और ये जो 11वीं शताब्दी में जब शुरुआत किया गया था, इस किले की बाउंड्री शुरू किया गया था, तो ये किला जो है मिट्टी के किले के रूप में था। यानी ये जो काकतीय शासक जो रुद्र प्रताप है, इसकी जब शुरुआत किया था ये मिट्टी से बना था। किससे? मिट्टी से इस किले का निर्माण किया गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी में ये जो गोलकुंडा का जो किला है, इस किले को कुतुब शाही वंश ने, कौन से वंश ने? कुतुब शाही वंश ने, कुतुब शाही वंश ने इस किले को ऐसे ग्रेनाइट से एक विशाल किला में बदल दिया। अब इसको ऐसे किसने, पहले था मिट्टी में बना हुआ, अब इसको ग्रेनाइट से बनाया गया। यानी ग्रेनाइट से एक बहुत ही विशाल किला का निर्माण करवाया गया। गोलकुंडा उस जमाने में क्यों प्रसिद्ध था? तो गोलकुंडा के पास में ही वहां पर ऐसे हीरे का खदान था। हीरे का खदान था। किसका? हीरे का खदान। तो हीरे के खदान के कारण व्यापार के रूप में बहुत ज्यादा हीरे के जो व्यापार होते थे, उस व्यापार के रूप में ये गोलकुंडा बहुत ही प्रसिद्ध था। यानी वहां पर व्यापार होता था हीरे का। किसका? हीरे के व्यापार के कारण ये गोलकुंडा उस जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध स्थान था। और इसका जो निर्माण, जो गोलकुंडा जो किला है, इसका निर्माण काकतीय शासक ने, जो रुद्र प्रताप है, 11वीं शताब्दी में मिट्टी से इस किले का निर्माण करवाया गया था। यानी किला क्या होता है? जैसे कोई भी बहुत बड़ा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को हम चारों तरफ ऐसे घेर देते हैं, उसको हम किला कहते हैं। तो ये मिट्टी से इसको घेरा गया था। और बाद में 16वीं शताब्दी में कुतुब शाही वंश ने इसे ग्रेनाइट से इस किले का निर्माण करवाया। अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ये जेपीएससी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो झारखंड का शिमला हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो और रांची। तो झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ये रांची को कहा जाता है। रांची क्या है? झारखंड की राजधानी।
झारखंड को और भी अनेक नामों से जाना जाता था। इनमें से अगर हम देखें मुगल काल में, कौन से काल में? मुगल काल में झारखंड का नाम जो था वह कुकरा प्रदेश था। क्या नाम था? कुकरा प्रदेश। झारखंड का मुगल काल में कुकरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। एक ग्रंथ है वायु पुराण। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड प्रदेश कहा गया है। किस नाम से जाना गया है? मुरंड। मुरंड प्रदेश के नाम से वायु पुराण में जाना गया है। विष्णु पुराण में इसका जिक्र भी है। शिमला, ये झारखंड जो है इसका विष्णु पुराण में भी जिक्र है। विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड प्रदेश कहा गया है। किस नाम से जानते हैं? मुंड प्रदेश के नाम से विष्णु पुराण में इसका जिक्र है। इसके अलावा महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है। किस नाम से जाना गया है? पुंडरीक देश। पुंडरीक देश के नाम से जाना गया है। यानी झारखंड को महाभारत में पुंडरीक देश के नाम से जाना गया है। इसके अलावा है से ये जो झारखंड जो है कर्क रेखा इसके बीच से गुजरा हुआ है, इसीलिए महाभारत में एक और नाम से जाना गया है जिसको हम लोग कर्क खंड भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क खंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये झारखंड का शिमला किसको कहते हैं? रांची कहते हैं। अब ये हजारीबाग जो है इसको ऐसे कहा गया है हजार बागों का शहर। हजारीबाग को क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर के नाम से जाना जाता है हजारीबाग को। नेतरहाट जो है इसको छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर की रानी। छोटा नागपुर की रानी अगर किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। अब आते हैं बोकारो। ये बोकारो जो है इसको ऐसे स्टील सिटी के नाम से जानते हैं और इसको माराफारी भी कहते हैं। स्टील सिटी। बोकारो को किस नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। रांची को ऐसे झरनों का शहर भी कहते हैं। झारखंड का शिमला भी कहा जाता है और झरनों का शहर भी कहते हैं। झरनों का शहर भी रांची को कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? यानी भारत का जो दक्षिण भाग है, जो अंतिम भाग है जिसको हम दक्षिणी छोर कहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और कैप कैमोरिन। तो भारत का जो दक्षिणी छोर है उसको ऐसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये इंदिरा पॉइंट कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी जो समुद्र है वहां पर ऐसे हमारा एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहीं पर ऐसे इंदिरा पॉइंट स्थापित है जो हमारे भारत के दक्षिणी छोर में आते हैं। अब हमारे भारत के जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर जो है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको ऐसे हम लोग इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं और वो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यानी जो उत्तरी छोर है उसको हम लोग ऐसे इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। वो कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा हमारे भारत के जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग में जो स्थित है हमारे भारत के जो सबसे पूर्वी राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है जो अंतिम गांव जो है जिसको हम लोग कीबुथु कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबुथु। यानी ये पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश जो है उस प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है कीबुथु। ये कीबुथु जो गांव है वो गांव है से हमारे भारत के सबसे पूरब में पड़ती है। पश्चिम में जो हमारा पड़ता है वो है से गुजरात में। पश्चिम जो छोर है वो गुजरात में एक जगह है कच्छ। गुजरात में कच्छ जो है जगह वो हमारा है से पश्चिमी
क्षेत्र पड़ता है, पश्चिमी छोर पड़ता है। तो ये हमारा दक्षिण में हमारा है इंदिरा पॉइंट जो बंगाल खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप में। उत्तरी छोर जिसको हम लोग इंदिरा कौल के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी जो भाग है अरुणाचल प्रदेश जिसको हम लोग ऐसे गांव है किबुथु, और पश्चिम में है गुजरात जो राज्य है उसमें एक जगह है कच्छ। ये हमारे भारत के चारों दिशाओं में ये अंतिम छोर हैं। इसके अलावा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है ये है से तमिलनाडु का एक जिला है, तमिलनाडु का एक जिला है। कहाँ का? तमिलनाडु का एक जिला का नाम क्या है? कन्याकुमारी। और ये जो कन्याकुमारी है, एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कन्याकुमारी जो भारत के सबसे दक्षिण में अंतिम में जिला है, और इस जिले में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों मिलते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों कहां पर मिलते हैं? ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि आगे लिखा हुआ है रामेश्वरम। ये रामेश्वरम भी वो तमिलनाडु का ही एक स्थान का नाम है। नेक्स्ट में है कैप कैमरून। ये रामेश्वरम कहां पर है? तमिलनाडु में। कैप कैमरून को कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। जो कैमरून है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा है तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु जो है उसकी जो राजधानी जो है वो चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? चेन्नई। और ये जो तमिलनाडु है इसमें टोटल जिलों की संख्या 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले तमिलनाडु में 38 जिले हैं। इसमें से जो सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है विल्लुपुरम। क्या नाम है? विल्लुपुरम। उस विल्लुपुरम जो है वह ऐसे तमिलनाडु का सबसे बड़ा जिला का नाम है, और जो सबसे छोटा जिला है जो उसकी राजधानी चेन्नई है वो सबसे छोटा जिला में आता है। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद और जौनपुर। ये जो बीबी का जो मकबरा है ये औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है वहीं पर ऐसे बीबी का मकबरा स्थित है। इसे ताजमहल का कॉपी कहा जाता है, यानी ताजमहल को जिस प्रकार से डिजाइन से बनाया गया है वैसे ही ऐसे बीबी का मकबरा को बनाया गया है, इसीलिए इसे ताजमहल का कॉपी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? ताजमहल की कॉपी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण जो है औरंगजेब ने अपने पत्नी दिलरास बानो, यानी औरंगजेब ने अपनी पत्नी, क्या नाम है? दिलरास बानो। दिलरास जो बानो है उनकी याद में उन्होंने बीबी का मकबरा है से औरंगाबाद में बनाया। इसका निर्माण जो है 1651 से 1661 के बीच माना गया। इसका निर्माण जो है 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी, 1651 से 1661 ईस्वी के बीच इसको माना गया है, जिसका निर्माण है से औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो के नाम पर उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया। और ये जो मकबरा जो बनाया गया ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया। किसके तर्ज पर बनाया गया था? ताजमहल के तर्ज पर। ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया, इसीलिए इसको ऐसे दक्कन का ताज कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। यानी दक्कन के ताज के नाम से किसको जाना जाता है? ये जो बीबी का मकबरा है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण औरंगजेब ने अपने पत्नी के याद में बनाया। उसकी पत्नी का नाम है दिलरास बानो।
इसका निर्माण कब करवाया गया? 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी के बीच इसका निर्माण करवाया गया। कहां पर करवाया गया था? इसका निर्माण औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी हमारे भारत का जो महाराष्ट्र जो राज्य है वहीं पर एक शहर है औरंगाबाद, वहीं पर ऐसे बीबी का मकबरा स्थापित किया गया। निम्न में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी, यानी पर्वतीय पर्यटन यानी पहाड़ों में जो घूमने वाले स्थल की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में इनमें से किसे जाना जाता है? एक है, ए नंबर में है दार्जिलिंग, बी नंबर में है कोडाइकनाल, सी नंबर में है देहरादून और डी नंबर में है ऊटी। तो ये चारों में किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में हम लोग ऐसे कोडाइकनाल को जानते हैं। किसको? कोडाइकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थल की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे भारत का एक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक शहर है, जगह है जिसका नाम है कोडाइकनाल, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। दार्जिलिंग कहां पर स्थित है? तो दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित है और इसको पहाड़ों की रानी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पहाड़ों की रानी कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, कोडाइकनाल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहते हैं, यानी घूमने वाले जो स्थान है पहाड़ों में उसकी राजकुमारी कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग है उसको पहाड़ों की रानी, यानी ये रानी है, ये राजकुमारी है, ये रानी है, ये राजकुमारी है। थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट में देहरादून। ये देहरादून ऐसे हमारे भारत का एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून स्थित है और ये देहरादून बहुत अधिक फेमस इसलिए है क्योंकि हमारे भारत का जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसका ऐसे वहाँ पर ट्रेनिंग होता है, वहाँ पर ऐसे ये संस्था को स्थापित किया गया। क्या नाम है? भारतीय सैन्य अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी संस्थान है। इसके अलावा एक और संस्थान है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और वह संस्थान का नाम है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान। अंग्रेजों के शासनकाल में ही इस संस्थान की स्थापना वहां पर किया गया था। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? देहरादून में है। और भारतीय सैन्य अकादमी भी कहां पर है? देहरादून। ये उसकी राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। एक आता है ऊटी। ऊटी जो है वो तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तमिलनाडु में ही जगह का नाम है एक ऊटी, और इसको ऐसे हिल स्टेशनों की रानी कहते हैं। इसको किस नाम जानते हैं? हिल स्टेशनों की रानी। हिल स्टेशनों की रानी के रूप में ऊटी को जाना जाता है। बहुत अधिक पर्यटन वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। इसको हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। और पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी किसको कहते हैं? तो कोडाइकनाल को कहा जाता है, और हिल स्टेशनों की रानी ऊटी को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, यानी भारत का जो सबसे बड़ा जो गुंबद है जिसको कहते हैं गोल गुंबद, क्या कहते हैं? गोल गुंबद, किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये गोल गुंबद जो है वह कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कहां पर? तो एक शहर है जिसका नाम है बीजापुर। क्या नाम है? बीजापुर। बीजापुर। तो बीजापुर में ये गोल गुंबद स्थित है और ये एक मकबरा है। इसका निर्माण जो है
आदिल शाह वंश के 7वें सुल्तान। क्या है? आदिल शाही वंश के 7वें सुल्तान। आदिल शाही वंश के 7वें जो सुल्तान थे उसका नाम है आदिल शाह। क्या नाम है? आदिल शाह। आदिल शाह, उसी का वहां पर मकबरा है। यानी ये जो गोल गुंबद जो है वो एक मकबरा है। इसका निर्माण जो है आदिल शाही वंश के जो 7वें सुल्तान है आदिल शाह, उसी का वहां पर मकबरा है, उसी का वहां पर कब्र है, मकबरा है। इसकी जो बनाने की जो शुरुआत हुई थी 1656 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1656 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसे बनने में लगभग 20 वर्ष लग गए। कितना साल लगा था बनाने में इसको? 20 वर्ष। यानी इसको बनाने में 20 वर्ष लग गए थे। यानी ये जो मकबरा है आदिल शाह का मकबरा, जिसको ऐसे गोल गुंबद के नाम से जानते हैं, ये कर्नाटक जो राज्य है इसमें एक शहर है बीजापुर, वहां पर इसका मकबरा है। और इसका निर्माण जो है आदिल शाही वंश के, आदिल शाही वंश के जो 7वें सुल्तान थे आदिल शाह, उसी का मकबरा है। और इसका निर्माण जो है 1656 से शुरू हुआ था और इसको बनाने में 20 वर्ष लग गए। कितने लग गए थे? 20 वर्ष लगा। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? यानी कुतुब मीनार जो बनाया गया तो कौन से शासक के द्वारा ऐसे इसका निर्माण जो है पूरा कराया गया? तो कुतुब मीनार का ये जो मीनार बना, इसका ऐसे पूर्ण रूप से अगर कंप्लीट किसी के द्वारा करवाया गया तो वह है इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया। इसकी शुरुआत ऐसे, कुतुब मीनार की शुरुआत ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ये ऐसे दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे। दिल्ली जो सल्तनत हमारा बना उसके प्रथम सुल्तान के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद ये इसके उत्तराधिकारी बने। तो इन्होंने जब इसकी शुरुआत किया था, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनाया था। कितना मंजिल बनाया था? 1 मंजिल का निर्माण करवाया था। लेकिन इसके बाद इल्तुतमिश जब वहां का राजा बना, सुल्तान बना, तो इसको ऐसे 3 मंजिल तक पहुंचाया। कितना मंजिल तक? 3 मंजिल तक इसको पहुंचाया यानी बनाया। यानी कुतुब मीनार का निर्माण का शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, शुरू किया गया और इल्तुतमिश ने इसको 3 मंजिल तक पहुंचाया। ये इल्तुतमिश क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी में आते हैं। लेकिन क्या है, अचानक ऐसे 1326 ईस्वी में, 1326 ईस्वी में जब ऐसे वहां पर एक बिजली गिरने से, कड़क से बिजली गिरने से ये जो कुतुब मीनार है इसका नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद ऐसे इसका जो निर्माण है बिजली गिरने से, कब गिरती है? 1326 ईस्वी में बिजली गिरने से जब नुकसान हो जाता है तो उसका फिर से निर्माण करवाया जाता है, उसको ठीक ठाक करवाया जाता है। और उस समय वहां का जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, किसके द्वारा किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने जब बिजली गिरने से वहां का जो कुतुब मीनार है उस निर्माण में नुकसान हो जाता है, तो उसको ठीक कराने का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1326 ईस्वी में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण की शुरुआत किया था। कब किया था? 1192 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गोरी का एक तुर्क सेनापति था। किसका? मोहम्मद गोरी का। यानी मोहम्मद गोरी जो थे, मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। इसको ऐसे जिम्मा मिला हुआ था उत्तर भारत में, प्रभारी बनाकर भेजा गया था। कहां पर? उत्तर भारत। तो उस समय उत्तर भारत ये हमारा आ जाता था।
तो उत्तर भारत में इसको प्रभारी बना के भेजा गया था, लेकिन ऐसे मोहम्मद गौरी को 1206 ईस्वी में लाहौर में हत्या कर दी जाती है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को लाहौर में हत्या हो जाती है, जिसके कारण अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली का एक सल्तनत के रूप में, दिल्ली सल्तनत के रूप में उन्होंने नींव डाला। तो हमारे भारत में जो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वह 1206 ईस्वी में कब होती है? जब मोहम्मद गौरी की लाहौर में हत्या हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन स्वतंत्र हो जाता है। अब जब स्वतंत्र हो जाता है तो ये उत्तर भारत जो है वहां पर उन्होंने दिल्ली सल्तनत का नींव रखता है 1206 ईस्वी में। और ये अंतिम प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल से संबंधित ये अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 में लिखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना किसने किया? विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, रामजी रनाडे और केशव चंद्र सेन ने। तो इसकी स्थापना किसने किया ये आपको कमेंट्स में बताना है। लेकिन एक बात है कि रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में, यानी 1 मई 1897 में इसकी स्थापना किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया ये आपको ऐसे कमेंट्स में बताना है, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी प्रतियोगिता में लगे हुए विद्यार्थी इससे हेल्पफुल यानी इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।